जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? जी शुक्रिया हुरैरा। कैप 5 टेस्ट 6 स्टार्ट करते हैं जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रेट टैक्सेशन ऑफ मबरूम लिमिटेड। यार ये एक पास पेपर का सवाल है, थोड़ा सा अमेंड किया हुआ है। बहरहाल वो जहाँ है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 50 मिलियन। अकाउंटिंग प्रॉफिट इस साल का जो है वो 50 मिलियन है। स्क्रीन शेयर हो रही है, बता दें। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। तू बता दे स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। कोई भी नहीं बोल रहा। जी शुक्रिया। ये आ गया 50 मिलियन। अच्छा जी, आगे। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन। ये ना 2020 की है, 2020 में। और 2019 में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 12 मिलियन। तो अगर मैं ये 2 साल का अकाउंट बनाऊं आपके सामने, पीपीई का, एक आईएफआरएस वाला और एक टैक्स वाला, तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन। तो ये 20 आ जाएगी डिप्रिसिएशन और इधर 0 आ जाएगी। और 2019 में क्या हुआ था? 2019 के अंदर यहाँ पे जो है वो 12 था और यहाँ पे जो है वो 0 था। लेकिन यार मेरे ख्याल से ये सवाल ना 1 साल का है, तो अगर गलती से किसी ने 2 सालों का अकाउंट खोल भी लिया था तो उसे पता चल जा रहा था ये 12 की फिगर इरेलीवेंट है, तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो चलें, बहरहाल मैं सवाल को इसी बेस पे चलाता हूँ आगे। 31 दिसंबर 20 की रात, यानी हमारे साल का क्लोजिंग, कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 145 मिलियन। तो ये कैरी डाउन कितना आ रहा है? ये कैरी डाउन आ रहा है 145। ये अकाउंटिंग वालों का, टैक्स वालों से ज्यादा है। ओके डन। अब सवाल में एडिशन वगैरह तो कोई गिवन नहीं है, तो ये ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग आ जाना था। ब्रॉड डाउन कितना बैलेंसिंग आ गया? 165। गुड। ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग आ गया 165 और इसका ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग आ गया 0। तो अब आप लोगों ने करना क्या था? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी थी। ये कैरिंग अमाउंट आ जानी थी और ये टैक्स बेस आ जानी थी। क्लियर है? तो सी लिखते हैं, आगे चलते हैं। ये फिर इरेलीवेंट हो जाना था। चलें आगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7 मिलियन विच इज डिसअलाउड। ये तो आपने ऐड कर देना था, इसमें तो कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एज एट 31 दिसंबर 20 वॉज 23 एंड 2019 में इट वॉज 18। एज एट दिया हुआ है, फॉर द ईयर दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन दी हुई थी, वो फॉर द ईयर थी। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था इसके साथ, ये फॉर द ईयर थी। ये एज एट है, तो एज एट 23 और 18। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 18 और 23। अंडर द टैक्स लॉस ग्रेच्युटी इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। जब ग्रेच्युटी पे हो तो वो अलाउ हो जाती है। मुझे बता दें बैलेंसिंग क्या आएगा। हाँ मेरे डियर, बैलेंसिंग खर्चा आ जाएगा 23 - 18 5। तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस को उल्टाकर पेमेंट 0 की माइनस कर देनी थी और ये कैरिंग अमाउंट आ जानी थी क्लोजिंग। और अगर ओपनिंग मिसिंग थी तो ये ओपनिंग के लिए यूज हो जाना था। डन। तो डी लिख दें, शन तो शी लिख, अच्छा जी, एस लिख दें। Okay. During the year, ML received dividend income of 6 million. Under tax laws, dividend is taxable at the rate of 15%. ML ने डिविडेंड इनकम रिसीव की है 6 मिलियन। टैक्स लॉस के मुताबिक इसके ऊपर रेट लगता है 15%। अब सवाल ये है पूछने वाला कि अब हम
भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये आप डिस्कशन ना लेक्चर 43 के बाद ले रहे हैं। तो यार ये 15% डेफर्ड टैक्स में जाके लगाएंगे या ये 15% करंट टैक्स में जाके लगाएंगे? ये 15% डेफर्ड टैक्स में जाके लगाएंगे या 15% करंट टैक्स में जाके लगाएंगे? Everyone is silent. जी गुड, वेल डन। असल में ना ये रिसीवेबल वगैरह का चक्कर नहीं है ना मेरे भाई। तो आपको याद है क्लास हमने की थी, इसमें इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम था, और मैंने कहा था कि इसको निकाल दो, इसको निकाल के करंट टैक्स में नीचे ले जाओ और करंट टैक्स में नीचे लेके जाके अलग रेट लगा दो। तो मेरे भाई यहाँ पे रिसीवेबल वाली स्टोरी नहीं है ना, तो फिर डेफर्ड टैक्स के बैलेंस शीट में क्यों लेके जाना है? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, ये वो, तो बैलेंस शीट में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई इसको रिलैक्स रखना था आपने। तो 6 मिलियन यहाँ से माइनस करके करंट टैक्स में जाके अलग से आपने 15% लगा देना था। तो ये देखें सोल्यूशन में, 6 मिलियन माइनस करके अलग से यहाँ जाके 15% लगा देना था। ड्यूरिंग द ईयर एमएल रिसीव डिविडेंड, अच्छा ऑन यकम अप्रैल 2020। हाँ रिकॉन्सिलिएशन में तो वो जाना ही था फिर। रिकॉन्सिलिएशन में तो 15% ही लगना था। रिकॉन्सिलिएशन की तो अभी मैं बात करता हूँ। 35 लगना था, 15 लग गया, कितना नहीं लगा, 20 ये होना था। ऑन यकम अप्रैल 2020 एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो लीज पे लिया है 4 साल के लिए एट रेंटल ऑफ 40 मिलियन, पेबल इन एरियर्स, इंटरेस्ट रेट इज इतने, अंडर द टैक्स लॉस ऑल लीज पेमेंट्स आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। मेरे भाई को पेमेंट ही नहीं होती हमारे साथ। पेमेंट फर्स्ट होनी थी 31 मार्च 2021 को, वो हमारे साल से बाहर है क्योंकि हमारा साल का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। इसलिए हमने क्या करना था, हमने ये जो रेंटल्स आ रहे थे ना 40 के, पहले इनकी एरियर में करके पीवी निकालनी थी, और ये 127 आ गया। अब जो है ना आपने ये देखें, ये अगले साल पेमेंट है 31 मार्च 2021 को। तो रेंटल जो करंट टैक्स में माइनस करने थे वो जीरो करने थे क्योंकि इस साल कोई पेमेंट नहीं हुई। समझ आ गया? समझ आ गया तो ऐसे लिख दें, समझ आ गया तो ऐसे लिख दें, समझ आ गया। रेंट पेड माइनस करना है ना, कितना रेंट है, रेंट इस साल पे ही नहीं हुआ, हाँ अगले साल मुझे पता है 40 माइनस करेंगे, अगले साल 40 माइनस करेंगे। अच्छा फिलहाल अकाउंटिंग डेफिनेशन उल्टानी है। करंट टैक्स में 127 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9/12, ये अकाउंटिंग डेफिनेशन उल्टाएंगे। ये फिंगर हो गई, ये थंब हो गई, फिंगर थंब अप्रोच। ये इंटरेस्ट है पूरे साल का, ये 31 दिसंबर 20 तक पेएबल है। तो 13 × 9/12 वॉज पेएबल, 13 × 9/12 वॉज पेएबल। तो और यही खर्चा भी था, यही खर्चा भी था, यही पेएबल भी था। तो अब हमने करना क्या है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा कर रेंटल जीरो का माइनस कर देना था। बाकी तो चीजें आपको पता ही हैं, ये अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन आ रही है, एंटरटेनमेंट आ रही है, ग्रेचुटी आ रहा है, और रेंटल इनकम तो अभी यार करनी है हमें। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमने आरओयू ले जाना था -24 करके। लीज लाइबिलिटी तो यार आसान है ना यार, लीज लाइबिलिटी का क्या है यार, अब लीज लाइबिलिटी यार हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये करंट पोर्शन, ये नॉन करंट पोर्शन। तो आज भी क्लास में किया था हमने ये, लेक्चर 43 में 13 × 9/12 हो गया। अच्छा जी, अब रेंट का अकाउंट बनाना है। रेंट का अकाउंट, जी कैमरास ऑफ कर दें अपने। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 2020 rental income exceeded the rent received by 10, rental income exceeded the rent received by 10, rental income exceeded the rent received by 10, बताएं किधर डालूं? rental income exceeded the rent received by 10, यहाँ rent received होता है, यहाँ rental income आती है, rental income exceeded the rent received by 10, किधर डालूं 10? rental income exceeded the rent received by 10, किधर डालूं 10? कोई नहीं बोल रहा। 19 बंदे खामोश हो चुके हैं। इन 19 बंदों की खामोशी के अंदर एकदम आवाज आई एक बंदे की तरफ से, और उसने बोला कि ये फिगर, भाई बोलना नहीं है, चैट में लिखना है। 19 बंदे अभी तक खामोश हैं। 19 बंदों में से किसी की आवाज नहीं आई। सवाल में लिखा हुआ है रेंटल इनकम एक्सीड द रेंट रिसीव्ड बाय 10, अभी तक किसी की आवाज नहीं आई कि ये 10 कहाँ डालना है। 19 बंदे, 20 बंदे खामोश हो चुके हैं। ओ
इस तरह तो ना करें ना, इसको सिंपल रखें। कुछ कोई और बोले, इसको सिंपल रखें ना, बस जिस तरह वो सवाल कह रहे हैं पहले उस तरह कर लें। रेंटल इनकम एक्सीडेड द रेंट रिसीव्ड बाय 10। बोले यार, रेंटल इनकम एक्सीडेड द रेंट रिसीव्ड बाय 10। एक्सलेंट, एक स्टूडेंट की आवाज आई। रेंटल इनकम एक्सीडेड द रेंट रिसीव्ड बाय 10। तो यार ये 10 इधर डाल दो, क्या सोच रहे थे? पीपीएल क्या होता है? पी एंड एल। अच्छा जी, तो बस कैश उड़ा दें, कैश जीरो होगा। अब बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग रिसीवेबल। अब देखना है टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। मैं जरा पॉज कीजिएगा जरा। ओके जी। अब देखना है टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। रेंट इज टैक्स ऑन, आज वाली क्लास ली थी, छुपा देंगे इसको। रेंट इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। तो रिसीट बेसिस में ये होता है, उल्टा दें आप इनकम को माइनस, और रिकॉर्ड कर दें कैश को, वो जीरो है। और कैरिंग अमाउंट जाएगी और टैक्स बेस जीरो, जो कि कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। सो दैट वाज टुडेज क्वेश्चन। रेंट रिसीवेबल आ गया, टैक्स बेस जीरो आ गई, एंड रेंटल इनकम जो है वो लेस कर दें, और रेंट रिसीव्ड ऐड कर दें, वो है नहीं सवाल में। रेंटल इनकम अकाउंट भी बना हुआ है अगले सफ़े पे। इसके बाद अगला सवाल था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्केल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2023 आर अंडर प्रिपरेशन एंड ओवरसीज प्रॉपर्टी ऑफ 10 मिलियन। अब इनको आप डिवाइड करके एक्सचेंज रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी दे दी है खुद ही कन्वर्ट करके। द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ऑन यकम अगस्त 2022। यकम अगस्त 2022 को प्रॉपर्टी खरीदी। हमारा ईयर एंड है 31 जुलाई 23। तो यकम अगस्त 22 को प्रॉपर्टी खरीदी है हमने। एसएल पेड द अमाउंट इन फुल ऑन 15 जून 2023। उसने पूरी अमाउंट जो है वो 15 जून 2023 को जो है वो पे कर दी है। 15 जून 2023 यहाँ आके 15 जून 23 को पेमेंट की है। ऑफ द इनिशियल कैरिंग अमाउंट 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वाज एट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग एलिमेंट। 60% बिल्डिंग है। अब इनिशियली आप रिकॉर्ड करेंगे 10 पर, 60% को डाल देंगे बिल्डिंग में, 40% को डाल देंगे लैंड में, और आप लिख के आएंगे कि 15 जून 23 का तुमने मुझे रेट दिया नहीं। 15 जून 23 के रेट पर जब पेमेंट होगी, तो जो भी एक्सचेंज लॉस आएगा, गेन लॉस आएगा, वो पी एंड एल में चला जाएगा। तो ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन और पेमेंट की बात हो गई। फिर ईयर एंड की बात हम बाद में करेंगे। द प्रॉपर्टी विल इनिशियली बी मेजर एट कॉस्ट, द बिल्डिंग एलिमेंट एंड लैंड एलिमेंट। अच्छा, उसने बताया हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कौन सी है। एन ओवरसीज प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, द एसएल पेड द फुल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ परचेज, यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट वाज इतने, एस्टिमेटेड एट फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज इतने, कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बता दें कि ओवरसीज प्रॉपर्टी ली है, द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, एसएल पेड फुल अमाउंट, the initial carrying amount of the property was distributed to building element on the date the purchase, useful life of the building is इतने, SL estimated at fair value of property was ये। comment on the accounting treatment of transaction। बता दें यार, इसको कहाँ डालेंगे? IS 16 में डालेंगे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालेंगे? बी क्विक। यार मुझे ये लग रहा है कि IS 16 किस वजह से यार, IS 16 किस वजह से? IS 16 की वजह क्या है? कोई वाज़ेह नजर आ रही है वजह? मुझे तो नहीं नजर आ रही। ब्रैकेट में पीपी लिखा हुआ है, हाँ। गुड, वेल डन। ब्रैकेट में पीपी लिखा हुआ है, इस वजह से IS 16 में डाल दें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। ब्रैकेट में पीपी लिखा हुआ है। नो वजह फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। असल में वो मुझे पीपी पे ऐसे नज़र नहीं पड़ी थी। बाकी देखें,
कहीं लिखा, हाँ, अगर कहीं लिखा होता फॉर रेंटर और वो है, तो फिर ये बात हो जाती ना। अ, सही है। असल में थोड़ा-सा सवाल को क्लियर करना चाहिए था, वो उसने पर्पज़ नहीं बताया हुआ था प्रॉपर्टी का। अच्छा, हाँ, रेंटल का ज़िक्र तो नहीं है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो होती है ना। अच्छा जी, अब आगे चलें। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे हो जानी थी। द प्रॉपर्टी विल मेजर एट इट्स कॉस्ट, द बिल्डिंग एलिमेंट इज़ इतने, द लैंड एलिमेंट इज़ इतने, द बिल्डिंग विल बी, ओए बॉल पॉइंट कितने चली गई? बॉल पॉइंट गायब हो गई। देखो पेन नज़र आ रहा है कहीं? ये पड़ा हुआ। The building element will be इतने and the land element will be इतने. The payable is initially measured at 10 million. The payable will be settled on 15 June and gain loss will be taken to P&L. Next, on the date of purchase, the useful life of the building was on the date of purchase, the useful life of the building was 40 years. At 31 July, SL estimated at fair value of the property was US $5 million. अच्छा, अब इसने थ्योरी का सवाल है, अब दोनों डिस्कशंस कर रहे हैं कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे। ये दोनों बातें आप डिस्कस करके आ सकते हैं, क्योंकि अब सवाल साइलेंट है ना, फेयर वैल्यू तो उसने दे दी है। द बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 40 years एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज इतने विल बी टेकन टू P&L। If the entity using cost model, तो land and building will appear as cost less the complete depreciation. However, if the entity using revaluation model, then property will be revalued at 5 million and exchange gain loss will be taken to same place where the revaluation gain loss is recorded. या ये 16 के जब हम सवाल करेंगे देखेंगे कि इसका फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस, इसका क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन लॉस OCI में जाता है, तो फिर इसका वो वाला गेन लॉस भी चला जाएगा P&L, वो OCI में, क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन लॉस OCI में जाता है ना। रिवैल्यूएशन गेन एक्चुअली OCI में जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस P&L में जाता है। तो अगर इसको रिवैल्यू करेंगे, तो रिवैल्यू करते हुए जो भी इसका जो है वो गेन लॉस आएगा असल में एक्सचेंज रेट भी नहीं दिया हो ना कि हम ये रिवैल्यू करके इसको बता दें। तो IS 16 की रोशनी में, बहरहाल इस तरह के सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह, IS 16 की रोशनी में इसको देखेंगे। अच्छा, यार ये तो MCQ एक दफ़ा क्लास में हो गया हुआ था, ये भी हो गया हुआ है शायद एक दफ़ा। ये तो आसान से MCQs हैं। Which of the following statements regarding taxation of lease agreement are true? Depreciation and interest should be added back, अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, and in accounting profit to calculate current tax, बिल्कुल। Rental payment should be deducted, ये भी सही है। Right of use has a tax base of nil, बिल्कुल, resulting in TTD। LL have a tax base of nil resulting in DTD, ये भी सही है। और ये तो आप सॉल्यूशन के अंदर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, जाओ बच्चों।